हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड स्टाइल टीचिंग में आ जाते हैं। ठीक है। यस सर। कंफर्टेबल रहेंगे या पुराने स्टाइल में टीचिंग बताऊं? नहीं नहीं सर, जैसा सही हो। ओके। सो 6 टाइप के ऑपरेटर्स सर ने आपको बताए सर होंगे ये जो। थोड़ा छोटा हो रहा है सर। हम्म। छोटा हो रहा है सर स्क्रीन। स्क्रीन छोटी हो रही है? हाँ। ज्यादा छोटी दिखाई दे रही है क्या? नहीं छोटी नहीं, स्क्रीन ही छोटा है सर। स्क्रीन छोटा है ये। अब ये ना थोड़ी सी डिफरेंट डिवाइस पे पढ़ा रहा हूँ ना, हाँ वो हाँ। कुछ समझाने वाली चीजें मैं इस पे लिखूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है सर, करिए। थोड़ा छोटा है और कुछ नहीं दिख तो रहा है। दिखाई देगा आपको। हाँ। हम्म। हम्म। जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस। ओके। सो जो आपने लास्ट टाइम ऑपरेटर पढ़े थे, तो आपने बेसिकली 6 अलग अलग टाइप के ऑपरेटर पढ़े होंगे। तो वो 6 ऑपरेटर में से आपने पहला पढ़ा होगा, पढ़ा होगा आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिकल ठीक है। ऑपरेटर शुड तो अर्थमेटिक में आपने प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, फ्लोर, मॉडुलस, डबल डिवीजन और स्टार, डबल स्टार, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, है ना? याद आया? सर यस सर। सर यही पढ़े थे सर। एक था दूसरा पढ़ा होगा। वो लॉजिकल। लॉजिकल था। दूसरा पढ़ा होगा आपने कंपैरिजन ऑपरेटर। सो कंपैरिजन ऑपरेटर में आपने पढ़ा होगा इज इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये अब ये ऑपरेटर पढ़े होंगे। तीसरा ऑपरेटर था आपका लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है। तो लॉजिकल में आपने पढ़ा होगा एंड, और, एंड नॉट ऑपरेटर। ठीक है। चौथा आपने पढ़ा होगा फिर बिट वाइज ऑपरेटर। ये पढ़े थे? यस सर। बिट वाइज पढ़े थे सर। हाँ, तो बिट वाइज ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर थे? बिट वाइज ऑपरेटर में एम्परसेंड मीन्स एंड ऑफ, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर, टिल्ड ऑपरेटर, ग्रेट राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट, और ये सारे ऑपरेटर आपने पढ़े थे। बिटवाइज एक्स और ऑपरेटर। ठीक है। और सर इसमें शायद दो ही तीन था ये, शिफ्ट और राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, ये वाला नहीं था। चलिए कोई नहीं, मैं इसको अभी बिटवाइज ऑपरेटर में फिर से आपको बता देता हूँ। ये बोले थे सर कि इतनी जरूरत नहीं पड़ती इसकी। हाँ, बिटवाइज ऑपरेटर जनरल यूज बहुत कम होते हैं कंपैरेटिवली। है। बहुत ज़्यादा मतलब अगर हम यहाँ पे पाइथन के टर्म्स में देखें, तो बिटवाइज ऑपरेटर की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। ये पुरानी जो लैंग्वेजेस हैं उसमें बिटवाइज ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है। इसके अलावा जो ऑपरेटर होते हैं, एक होता है 5वें नंबर पे, जिसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में डबल इक्वल टू, एक यहाँ पे सिंग, ये इक्वल टू होता है। यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर में बराबर कंपैरिजन करने के लिए डबल इक्वल टू हम यूज करते हैं। यहाँ पे असाइनमेंट में यहाँ पे इक्वल टू हो जाता है, फिर प्लस, इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, सॉरी, यहाँ प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, देन मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, ये ये सारी चीजें रहती हैं। ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आता होगा, ये क्या क्या होता है? ये वाला। सर ने बताया नहीं बताया? असाइनमेंट ऑपरेटर। नहीं सर, ये तो ध्यान जैसे नहीं आया। जैसे जनरल हम प्रोग्रामिंग में लिखते हैं, तो जनरल प्रोग्रामिंग लगाने में हम लिखते हैं ना, ए इज इक्वल टू 10। तो अब यहाँ पे ए क्या है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर है।
है ना, ये हम यूज करते हैं, याद आया? यस सर। ठीक है, कोई भी वैल्यू कहीं भी असाइन करने के लिए, जैसे हमने दिया वैल इज इक्वल टू ए बी सी, तो ये भी यहाँ पे ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब इसके अलावा प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू क्या होता है? प्लस इक्वल टू, अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा ए प्लस इज इक्वल टू 1, तो अभी यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है। ठीक है, जब ये एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे ये रेफर करेगा कि a इज इक्वल टू ए प्लस 1, मीन्स अभी क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू 10 है, 10 प्लस 1, तो फाइनली इसके एग्जीक्यूशन के बाद a की वैल्यू हो जाएगी 11। ठीक है, यस सर। अगर अगर यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी मल्टीप्लाई इक्वल टू का मतलब क्या है? मल्टी यहाँ पे कि ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो अभी यहाँ पे a की वैल्यू अभी यहाँ पे क्या है? 11 है। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा a इज इक्वल टू ए इंटू 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 इंटू 5, ये रेफर करेगा 55। ठीक है, यस सर। तो ये हो जाता है आपके सारे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में अब आपके जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ में, किसी के साथ में भी आप अप्लाई कर सकते हो असाइनमेंट ऑपरेटर। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डबल एस्ट्रिक वाला आप अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, तो डबल एस्ट्रिक अप्लाई करने का मतलब क्या है? डबल एस्ट्रिक दो यहाँ बार। पे यहाँ पे अप्लाई करने का मतलब है कि डबल एस्ट्रिक और इक्वल टू, तो अब जैसे यहाँ पे लेट सपोज हम यहाँ पे दे दिया b की वैल्यू हमने दे दी 5। ठीक है, और डबल एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। पावर। दो बार। हाँ, पावर। तो पावर 2 3 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लगा दिया a, सॉरी b, b डबल एस्ट्रिक इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू बी डबल एस्ट्रिक 2, तो b की वैल्यू क्या है? 5 है, 5 डबल एस्ट्रिक 2 मीन्स 5 की पावर 2, ये हो जाएगा 25। अच्छा, डबल एस्ट्रू का मतलब पावर है। हाँ, डबल एस्ट्रिक का मतलब पावर है। वहाँ अगर चार होगा तो चार होगा। गिव मी a second, I'm getting a call. I'll just ओके सर। hello.
सॉरी, ऑफिस में मैनेजर का कॉल था। हेलो। यस सर यस। सॉरी। सो क्या देख रहे थे? सो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर समझ में आ गए सारे? सॉरी, असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आ गए सारे? ठीक है। तो आप जितने भी आपके ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो यहाँ पे आप देख रहे हो, इनको किसी भी को भी इक्वल टू के साथ मिला के आप असाइनमेंट ऑपरेटर बना सकते हो। ठीक है। एंड देन फाइनली देर आर सम स्पेशल ऑपरेटर्स। सो स्पेशल ऑपरेटर्स में हमारे पास पहले होते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है। तो पांचवा ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, नंबर 6 इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ठीक है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में होते हैं हमारे पास, एक होता है इज और दूसरा होता है इज नॉट। ठीक है। ये दोनों ऑपरेटर होते हैं। अब जैसे सपोज यहाँ पे हमारे पास है वेर इज 1 इज इक्वल टू 10 एंड वेर 2 इज इक्वल टू 15। ठीक है। तो अब अगर हमें इन इन दोनों को चेक करना है तो यहाँ पे मतलब वैल्यू की इक्वालिटी चेक करनी है, तो हम यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। वेर 1 इज वेर 2। तो अगर ये दोनों इक्वल होंगी, एक अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। अंडरस्टूड? यस सर यस। यस सर। ओके। बट ये जो आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है ये आपका जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है उस पर वर्क नहीं करता। मतलब अगर आप लिस्ट या टपल या सेट जैसी चीज कोई कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो ये उस पर काम नहीं करेगा। ठीक है। स्ट्रिंग्स पे भी काम करता है ये, मतलब जितने भी सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप है उन पे काम करता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पे काम नहीं करता। और फिर लास्ट में आता है आपका नंबर 7 पे मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है? मेंबरशिप ऑपरेटर इज कि यहाँ पे इन एंड नॉट इन, इन वैल्यूज को चेक करता है। इन एंड नॉट इन का मतलब है कि जैसे अब मान लो सपोज हमारे पास एक एक लिस्ट है जिसमें हमारे पास है 1, 2, 5, 6। अब यहाँ पे एक वेरिएबल दिया है ए इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे ए इन, और इसका नाम दे देते हैं माई लिस्ट, ए इन माई लिस्ट। ठीक है। तो अगर ए की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो अगर इफ एग्जिस्ट, अगर ये वैल्यू रिटर्न कर रही है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज इफ नॉट एग्जिस्ट तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। यस सर। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं? नहीं सर। कृष्णा जी, आपकी आवाज पूरी पूरी नहीं आ रही, कट रही है। थोड़ा थोड़ा कट रहा है, मेरा नेट का कुछ प्रॉब्लम है। कुछ कुछ पूछ रहे थे आप? नहीं सर, हो गया, मैं यस बोल रहा था सर। ओके। तो ये 7 तरह के ऑपरेटर होते हैं जो कि आप यहाँ पे पाइथन में यूज करते हैं। एनी डाउट इन दिस? नो सर। ठीक है। तो ज्यादातर इसमें जो सबसे कम यूज होने वाले हैं वो आपके यही हैं, ये आपके जो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं बीट ये वाइज। आपके सबसे कम यूज होते हैं। ठीक है। ये जो पुरानी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें सब में बहुत एक्सटेंसिवली यूज होते थे, लेकिन अब ऑलमोस्ट ना के बराबर यूज होते हैं। बाकी जो ऑपरेटर्स है वो सब एक्सटेंसिवली यूज होते हैं, चाहे आप असाइनमेंट ऑपरेटर को देख लो या आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। जब बड़े डेटा सेट पे हमें जाना होता है तो यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर में हम इसको यूज यूज कर लेते हैं कि कोई वैल्यू कहीं पे हमें चेक करनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक लिस्ट है
इसमें लास्ट मंथ के कस्टमर्स हैं, तो लास्ट मंथ का कस्टमर है एक, मान लो XYZ है, BCZ है और PCQ है। ठीक है, मान लो ये हमारे पास लास्ट मंथ के कस्टमर्स हैं, तो ये हमारे पास दिसंबर 2025 के कस्टमर्स हैं। ठीक है, और अब हमारे पास जैन के कुछ कस्टमर्स हैं, जैन 2026 के, तो यहाँ पे BCZ है और लेट्स से PQR है और NYJ है। इस तरह से हमारे पास ये इस मंथ के कस्टमर्स हैं। ठीक है, अब हमें इस लिस्ट में चेक करना है कि इसमें से कितने कस्टमर हैं जो दिसंबर 2025 में भी हमारे पास आए थे। राइट, तो ये हमारे पास एक ये लिस्ट है, दूसरी हमारे पास ये लिस्ट है। इस लिस्ट में से इंडिविजुअल मेंबर को हम यहाँ पे चेक करने की कोशिश करेंगे, तो हम यहाँ पे इफ एग्जिस्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी, इनको या नॉट इनको हम यूज कर सकते हैं इस केस में सर्च करने के लिए। ठीक है, सर। यस सर। कोई डाउट इसमें? नहीं सर, बताए भी थे। सॉरी। नहीं सर। ठीक है, अब इसके बाद आता है इसमें जो नेक्स्ट चीज आती है, तो ये ऑपरेटर्स तो यहाँ से पूरे होते हैं। अब इसके बाद जो चीज आती है उसको हम बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हमारे पास दो टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। एक जो सिंगल एग्जीक्यूशन में काम करते हैं, सिंगल एग्जीक्यूशन में काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं एंड दूसरा होते हैं रिपीटेड रिपीटेड एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो इसमें आई गेस आपको विशाल सर ने पढ़ाया होगा इसमें कि यहाँ पे हमारे पास होता है इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ स्टेटमेंट होता है, इफ के बाद हमारा होता है इसमें इफ एल्स होता है, और फिर इफ एलिफ होता है, और फिर नेस्टेड इफ होता है। ठीक है, नेस्टेड इफ। और जो इसमें रिपीटेड एग्जीक्यूशन में होता है, इसमें हमारे हमारे पास होते हैं लूप्स। ठीक है, तो लूप्स में हमारे पास मेनली यहाँ पे दो लूप होते हैं, एक होता है व्हाइल लूप और तीसरा होता है फॉर लूप। ठीक है, अब ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट है, ये मैं इसको जितने स्टार देना चाहूँ कम है, ये उतना इम्पोर्टेंट है। ये 1 2 3 जितने भी चार आप स्टार देखना चाहो, तो एग्जाम, नॉट ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है और सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इसमें आपको चाहिए। ये आपको देखना होगा। ठीक है, तो अब इसमें अंडरस्टैंडिंग क्या चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही लॉजिकल पार्ट है। ठीक है, और अगर आपने ये पार्ट समझ लिया, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट वेरी वेल, तो आप समझ लो कि आपने आपकी प्रोग्रामिंग पे आधी से ज्यादा जीत यहीं पे हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इस पार्ट की प्रैक्टिस और इस पार्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं बोल रहा हूँ, एग्जाम तो आप लोगों को नहीं देने हैं, लेकिन जो रियल लाइफ के जो एग्जाम होंगे उसमें इसका बहुत यूज होगा। और कंपनीज जब भी आप कहीं पे चीजें चेक करते हो, तो कंपनीज ज्यादातर इन चीजों पे बहुत फोकस करती हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर। तो अब बेसिकली स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बेसिकली अपने पुराने पैटर्न पे आ जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ से मेन प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होगी, और जब जरूरत होगी हम अपनी स्क्रीन पे भी वापस आ जाएंगे। ठीक है, सो आई विल स्टॉप शेयरिंग ओवर हियर। Okay, so let me start with a new part.
तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली कंडीशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें बेसिकली होता है, इसमें होती क्या क्या चीजें हैं। नंबर वन, जैसे अभी हमने देखा, हमें यहाँ पे सबसे पहले होते हैं इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता है कि इफ कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट एल्स लीव। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। सो एक मिनट। ठीक है, ओके। हाँ, तो इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कुछ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज उसको छोड़ देगा। तो अभी तक हम जितने भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे थे तो वो ऐसे थे कि वो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रहे थे। अगर हम यहाँ पे हमारा अपना जो पहला वाला प्रोग्राम देखें, ये जो हमारा है जिसको हमने आपसे शेयर भी किया हुआ है, तो इसमें जितने भी थे वो सारे स्टेटमेंट हम यहाँ पे सीरियल वाइज एग्जीक्यूट करा रहे थे। ठीक है, अगर जैसे यहाँ से एग्जीक्यूट होगा तो फिर ये भी एग्जीक्यूट होगा, फिर ये भी एग्जीक्यूट होगा, फिर सारी चीजें सीरियल वाइज एग्जीक्यूट हो रही थी यहाँ पे। ठीक है, जब हम यहाँ पे कंडीशनल स्ट्रक्चर में या कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में आते हैं तो अब यहाँ पे सारी चीजें एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो लेट्स से हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, वेल 1 = 90। ओके, अब हमने यहाँ पे चेक किया कि क्या ये वेल 1 लेट्स से 5 से कंप्लीटली डिवाइडेड है। इफ वेल 1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0, ये हमने यहाँ पे चेक किया। ठीक है, तो अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें यहाँ पे लिखना है कि प्रिंट यस दिस इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है, तो हमने यहाँ पे इसको रन कराया, तो यहाँ पे इसने दे दिया ये स्टेटमेंट डिविजिबल बाय 5 है। अब लेट्स से यहाँ पे हमने इसकी जगह पे 92 कर दिया, और अब हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो देखो अब यहाँ पे ये एग्जीक्यूशन तो हुआ लेकिन कुछ आउटपुट नहीं आया। अब ये आउटपुट क्यों नहीं आया? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स थी। अब जब ये कंडीशन फॉल्स है तो ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, राइट? ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो ये है हमारा इफ स्टेटमेंट कि जब भी अगर एक कंडीशन दी हुई है, वो दी हुई कंडीशन ट्रू है तो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर नहीं होता है अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट? यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ है। अब इसमें दूसरा पार्ट आता है इफ एंड एल्स का। तो अब यहाँ पे क्या है, if condition is true then execute one part, if not execute another part।
ठीक है। तो यहाँ पे वेल 1 इज इक्वल टू, लेट्स से हमने यहाँ पे दिया 98, नहीं अभी 90 दे देते हैं, ठीक है। इफ, अब यहाँ पे हमने चेक किया, इफ वेल 1 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 0, देन इट इज गोइंग टू प्रिंट द सेम थिंग, ठीक है। ये वही सेम चीज यहाँ पे प्रिंट करेगा। और अगर ये नहीं है तो क्या होगा, एल्स, राइट। एल्स में फिर से दिस इज यहाँ पे प्रिंट करेगा नॉट डिविजिबल बाई 5। ओके, अंडरस्टूड। यस। यस सर। तो यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पे दिस इज डिविजिबल बाई 5, अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते, हमने इसकी जगह पे 94 कर दिया, तो ये अब यहाँ पे आ गया दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 5, राइट। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो दोनों पार्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे, एक कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होगा, दूसरा कंडीशन के नॉट ट्रू होने पे होगा, राइट। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये एक सिंगल स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट हो, ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा वेल 1 इज इक्वल टू 90 एंड इफ वेल 1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0, देन हमने यहाँ पे किया कि वेल 2 इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 2 एंड देन print print val print val sorry val val 1 plus val 2 and this is done, okay। and फिर यहाँ पे एल्स पार्ट पे, तो यहाँ पे एल, अब यहाँ पे ये देखो एक ये ध्यान रखो, जैसे ही कंडीशन होगी तो ये कंडीशन के बाद यहाँ पे कोलन देना है, एल्स के बाद भी यहाँ पे भी कोलन देना है। बहुत बार क्या होता है कि हम कोलन मिस कर जाते हैं तो वो एरर दिखाता है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। यहाँ पे एल्स अगर ये नहीं है तो वेल 1 डिवाइडेड बाई 3, वेल 1 डिवाइडेड बाई 3 प्रिंट converted val value val value val 1 डिवाइडेड बाई 3, और हमने यहाँ पे इसको बंद किया एंड फिर प्रिंट दिस इज नॉट डन, ठीक है। और अब हम यहाँ पे इस पार्ट को प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ पे प्रिंट कराया तो यहाँ पे आ गया, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 135 एंड दिस इज डन। अब अगर हम यहाँ पे सपोज हमने 93 कर दिया, ठीक है, और अब हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराते हैं, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, 93 3 से डिवाइड होके यहाँ पे 31 आ गया एंड इट इज कमिंग एज दिस इज नॉट डन। ठीक है, एनी डाउट? यहाँ क्या हुआ सर, ये समझ में नहीं आया। क्या हुआ मतलब? यहाँ पे ये देखो, जैसे एक जनरल कुछ ऑपरेशन लिया है मैंने, मतलब कोई यहाँ पे टारगेट मैंने कुछ नहीं किया है, एक जनरल ऑपरेशन लिया है कि अगर ये वैल्यू जो भी यहाँ पे दे रहे हैं वो 5 से कंप्लीटली डिवाइडेड है तो हमें ये पार्ट एग्जीक्यूट करना है, अगर ये कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं है तो हमें ये पार्ट एग्जीक्यूट करना है। अच्छा सिंपल इतनी सी चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे जब जब हमने यहाँ पे 90 दिया, ठीक है, तो 90 में क्या हो रहा था, या 95 हम ले देते हैं, ठीक है, हम उसको हम यहाँ पे रन कराते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 95 सॉरी वेल वन, ठीक है, हम यहाँ पे इसको रन कराते हैं, तो यहाँ पे जब 95 5 से कम्प्लीटली डिवाइडेड तो क्या हुआ, ये पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, तो यहाँ पे वेल 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 95 डिवाइडेड बाई 2 इज 47.5
प्लस 95, तो वैल 1 एंड वैल 2 दोनों को हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। तो 47.5 प्लस 95, 142.5 यहाँ पे प्रिंट होके आ गया, और यहाँ पे फिर ये प्रिंट हो गया, दिस इज डन, राइट। अब सपोज हमने यहाँ पे 96 दे दिया, अब 96 5 से कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं होगा, तो जब तो अब हमने ये यहाँ पे, वाला चला जाएगा। तो इस वाले पार्ट में डायरेक्ट आ गया, यहाँ पे ये 96 सर डिवाइडेड बाई 3 32, एंड दिस इज नॉट डन, यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। सर यार ठीक है, जो लिखने को है तो कुछ भी लिख सकते हैं ना? कुछ भी नहीं लिखते, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा है, यहाँ पे लॉजिक के अकॉर्डिंग लिखते हैं, जो भी लॉजिक आपको इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा। ठीक है, तो लॉजिकल चीजें हम्म, बहुत सारी आएंगी, वो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा उस लॉजिक के अकॉर्डिंग। अच्छा। ठीक है, फिर ये सर एनी डाउट? नहीं सर नहीं। ठीक है, अब ये तो हुआ सिंगल इफ या सिंगल इफ एल्स। अब मान लो हमारे पास ऐसी कंडीशन है कि हमें कंडीशन, एक कंडीशन फॉल्स होती तो हमें दूसरी चेक करनी, दूसरी फॉल्स होती तो तीसरी चेक करनी, तीसरी फॉल्स हो तो चौथी चेक करनी है। ठीक है, तो वो यहाँ यहाँ आएंगे इफ एल इफ। ठीक है, तो ये यूज होता है व्हेन रिपीटेड कंडीशंस नीड्स टू बी चेक्ड, जब आपको रिपीटेड कंडीशंस चेक करनी है। ठीक है, रिपीटेड कंडीशंस, अब यहाँ पे तो हमारे पास ट्रू है तो ये पार्ट हो गया, फॉल्स है तो ये पार्ट हो गया, लेकिन अभी अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है, यहाँ पे आया वैल 1 इज इक्वल टू, और हमने यहाँ पे दिया 90। ठीक है, अब यहाँ पे हमने चेक किया, यहाँ पे हमने चेक किया इफ वैल 1 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब हमें सॉरी, इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे बेसिकली एक रूल बना लेते हैं। हम यहाँ पे चेक क्या कर रहे हैं कि अगर इफ डिवाइडेड बाई 5, तो हमें यहाँ पे लिखना है डिवाइडेड बाई 5। अगर डिवाइडेड बाई 5 नहीं है, इफ नॉट डिवाइडेड बाई 5, देन चेक इफ डिवाइडेड बाई 3। तो हमें डिवाइडेड बाई 3 का मैसेज प्रिंट करना है। अगर ये भी नहीं है तो इफ नॉट डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 3, इफ नॉट डिवाइडेड बाई 3, देन चेक इफ डिवाइडेड बाई 2, then print divided by 3, और finally else print, बेकार है यार। ठीक है, ऐसे हम प्रिंट करना है। सर ठीक है, यहाँ पे जो इज इक्वल टू है इसका मतलब रिमाइंडर ना? इक्वल इसमें टू जीरो का मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर, अच्छा पढ़ा था। असाइनमेंट ऑपरेटर। हाँ हाँ। तो यहाँ पे मतलब जीरो की कोई रिमाइंडर ही जीरो बचना चाहिए ना? हाँ, मतलब 5 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, अच्छा अच्छा। रिमाइंडर। हाँ ओके, ठीक ठीक। हाँ, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस तरह से लैडर में कंडीशन लगानी, एक कंडीशन फॉल्स हुई तो दूसरी, दूसरी फॉल्स हुई तो तीसरी हमें चेक करनी है। सो इफ दिस, देन प्रिंट डिवाइडेड बाय 5। अगर ये नहीं होता है तो फिर हमें क्या करना है, हमें दूसरी चीज यहाँ पे चेक करनी है। यहाँ पे क्या चेक करना है नेक्स्ट, तो यहाँ पे अब अगर ये नहीं होता तो हमें यहाँ पे लगाना है एल इफ। ठीक है, दूसरी लैंग्वेजेस में इसको एल्स और इफ से डिनोट करते हैं, यहाँ पे हम पाइथन में हमारे पास है एलिफ। ठीक है, और एलिफ फिर यहाँ पे हम डालेंगे इफ एलिफ इफ वैल 1 डिवाइडेड बाय 3, देन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप बिना गैप के भी लिख सकते हो। देन यहाँ पे कोलन लगाना जरूरी है, फिर प्रिंट डिवाइडेड बाय 3। अगर ये भी नहीं होता है, देन अगेन एलिफ वैल 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। देन
प्रिंट डिवाइडेड बाय 2, और अगर ये भी नहीं होता है तो सबसे लास्ट में एल्स प्रिंट बकवास नंबर है ये। ओके, अंडरस्टूड। तो यस ये हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे 90 दिया हुआ है। अब जैसे ही हम इसको प्रिंट कराएंगे तो अच्छा, कुछ एरर आ गई। कहाँ पे एरर है? अच्छा, यहाँ पे एक ये कोलन लगेगा, तो अब इसको हम रन कराते हैं। यहाँ पे डिवाइडेड बाई 5, 90 है तो डिवाइडेड बाई 5 आ गया। अब 90 नहीं है तो हमने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे 92 डाल दिया। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ गया डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अंडरस्टूड। यस सर। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं 91, तो यहाँ पे आ गया। बकवास नंबर है ये, क्यों? क्योंकि अभी ना 5 से डिवाइड हो रहा है, ना 3 से डिवाइड हो रहा है, ना 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यस सर। अंडरस्टूड। यस ओके, लेट्स से हम ऐसा नंबर डालते हैं, हमने डाला 60। ठीक है, अब ये 60 5 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, तो अगर हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? पहले 5 वाला ही आएगा। क्यों 3 वाला 2 वाला क्यों नहीं आएगा? वो पहले है शायद, इस वजह से। पहले वो है ना कि इफ लगा है तो पहले वही चेक करेगा, उसके बाद नहीं तो। हम्म, तो हाँ, बिल्कुल सही है कि जो भी पहले ट्रू हो जाएगा वही एग्जीक्यूट होगा, बाकी का एग्जीक्यूशन चेक नहीं होगा। तो अगर पहली बार में ही ये 5 से डिवाइड हो गया, भले ही वो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा हो या 2 से डिवाइड हो रहा हो, डजेंट मैटर, वो ये पार्ट चेक ही नहीं करेगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो बाकी पार्ट चेक ही नहीं होगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, अगर ये वाली फॉल्स हुई तभी दूसरा चेक होगा, और अगर ये ट्रू हो गया तो रिमेनिंग पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जो भी पहले आया वही पार्ट एग्जीक्यूट होगा, बाकी का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर? यस सर। यस सर। सिंपल है। यस सर। यस सर। थैंक यू। ओके, ओके, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट। अब चौथी चीज आती है इसमें, नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ, ये नेस्टेड इफ क्या होता है? अब नेस्टेड इफ और एलिफ में जो डिफरेंस है वो मेनली ये है कि एलिफ तब एग्जीक्यूट होता है जब पुरानी कंडीशन फॉल्स होती है, तब नई कंडीशन एग्जीक्यूट हो, दैट इज एलिफ। ओके, यस सर। लेकिन व्हेन वन कंडीशन इज ट्रू देन अनदर कंडीशन इज चेक। ओके, सो बेसिकली लैडर ऑफ कंडीशंस, जब भी हमें लैडर ऑफ कंडीशन पे जाना हो कि पहली ट्रू है तो दूसरी, दूसरी ट्रू है तो तीसरी, तीसरी ट्रू है तो चौथी। ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर। एनी डाउट? सो बेसिक जो डिफरेंस है हमारा बिटवीन एलिफ एंड नेस्टेड इफ इज कि एक कंडीशन फॉल्स होने पे एलिफ दूसरी कंडीशन चेक करता है, और नेस्टेड इफ पहली कंडीशन ट्रू होने पे दूसरी कंडीशन चेक करता है। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे? अब नेस्टेड इफ में इफ इनसाइड इफ बेसिकली, तो अब यहीं पे अगर ऊपर वाला एग्जांपल हम इसमें इससे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमने चेक किया, इफ वैल 1 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 0, देन यहाँ पे हमने दिया प्रिंट, देन फिर हम चेक करते हैं, इफ वैल 1 डिवाइडेड बाई 3 is equal to 0, then we'll check if val 1 divided by 2 is equal to 0। तो हम क्या करेंगे? प्रिंट डिवाइडेड बाय
5, 3, 2 एंड 2। ओके, अब अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, एल्स, अब ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या चेक करेगा, तो फिर क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट डिवाइडेड बाय 5 and 3 ओनली। और अगर अब ये एल्स किसके लिए लगा है, जब ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, मतलब ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, मतलब क्योंकि अगर ये इसको चेक कर रहा है इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हुई है, ठीक है। तो जब ये फॉल्स हुई तब उसने ये पार्ट प्रिंट किया। अब जब ये फॉल्स होगी, 3 वाली कंडीशन फॉल्स होगी, तो नेक्स्ट चेक करेगा, नेक्स्ट एल्स, राइट। सो प्रिंट डिवाइडेड बाय ओनली एंड ओनली 5। ओके, एंड फाइनली यहाँ पे एल्स, ठीक है, यहाँ पे फिर हमने दिया, अगर अब जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब तो ये चेक नहीं करेगा, ठीक है। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो डायरेक्टली वो यहाँ पे आ जाएगा कि ये केवल ये 5 से ही डिवाइड हो सकता है, ठीक है। और अगर ये 5 वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा, प्रिंट नॉट टू बी डिवाइडेड एट ऑल। ओके, सिंपल सी चीज दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं, तो पहले 60 है, हमने दिखाया, तो ये तीनों से एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे 70 दे दिया, 70 में क्या आएगा आंसर, 70 में 5 से आएगा सर, 5 और 2 से। तो यहाँ पे अब देखो आ गया ओनली डिवाइडेड बाई 5 ओनली। अब यहाँ पे देखो 2 से क्यों नहीं आया, 2 से क्यों नहीं आया यहाँ पे, तो क्योंकि वहां उसको मिल गया ट्रू, तो उसने आगे चेक नहीं किया। तो ट्रू मिलने पे ही तो आगे चेक करता है, फिर अच्छा। आगे क्यों नहीं चेक किया इसमें यही तो रूल है, जब ट्रू मिलेगा तभी आगे चेक करेगा, तो ट्रू ट्रू मिलने पे इसने आगे चेक क्यों नहीं किया दूसरा सर फॉल्स फॉल्स मिल मिल गया, गया, है। दूसरा फॉल्स मिला। दूसरा फॉल्स मिल गया। हाँ, तो पहली ये कंडीशन ट्रू हुई, ये ट्रू होने पे उसने ये चेक किया। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये कंडीशन फिर चेक नहीं होगी, अंडरस्टूड। सर सर तो ये चेक ही नहीं कर रहा है, तो सिर्फ इस वाले पार्ट से यहाँ पे डायरेक्ट एल्स में आ गया और इसने यहाँ पे ये वाला पार्ट चेक कर लिया, ठीक है। यस सर। ठीक, यस अब सर। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो कोड किस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पे ये कंडीशन है तो उसके अंदर का ये कंडीशन इसके अंदर का ये कंडीशन इसके अंदर का ये, फिर जब बाहर आ रहे हैं तो इधर से बाहर आ रहे हैं, फिर इधर से बाहर आ रहे हैं, फिर इधर से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी जब अपना कोड लिखना है तो इसी तरीके से लिखना है, प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होना चाहिए कोड, कभी भी जंबल्ड फॉर्म में नहीं लिखना है। अगर आप जंबल्ड फॉर्म में लिखोगे तो वो आपके लिए ही दिक्कत क्रिएट करेगा, ठीक है। यस सर। एनी डाउट, एनी दिक्कत परेशानी, रसना नींबू पानी, नहीं 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 सर, सर, अभी तक ठीक। क्लियर है, यस क्लियर सर। है। ठीक है। तो यही चीज आपको करनी है जब भी आप अपनी प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो यस सर। इसमें आप इन चीजों की प्रैक्टिस अपने आप से भी कर सकते हो, कोई भी कंडीशन लगा सकते हो, कोई भी कंडीशन दे सकते हो और उसके अकॉर्डिंग ये चेक कर सकते हो। ये लास्ट क्लास में कवर अप हुआ था या नहीं हुआ था, ये इतना नहीं हुआ था सर, बस ये नहीं डिवाइड हुआ बता, सर। वो बता के छोड़ दिया था उन्होंने बस। हाँ हाँ, छोटी सी क्लास थी, बहुत बड़ी क्लास नहीं थी ठीक है। आज मैं आपको ये सारे नोट्स मैंने इसके बना रखे हैं ऑलरेडी क्लास वाइज, ये सारे मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में, तो आप इनको देख के अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे पाइथन इफ एल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, इसका ये डायग्राम भी है कि कंडीशन ट्रू होने पे कुछ और उसके बाद फिर क्या करता है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें डिटेल में डायग्राम के साथ में बनी हुई हैं, तो
ये पूरा मैं आपको आज आपके साथ में शेयर कर दूंगा। ठीक है। अब यस इसमें जो यस। नेक्स्ट पार्ट आता है वो होता है लूपिंग स्ट्रक्चर्स। ये पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और आई वांट कि आप मतलब जब इसको पढ़ेंगे तो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि इसी में आपके सारे जो मेन लॉजिक लगेंगे वो सारे इसी में लगने वाले हैं। ठीक है। और इसके लिए मतलब पूरे क्लास वाइज नोट्स हैं मेरे पास यहाँ पे। नहीं, क्लास मटेरियल्स में जाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 करके 5 6 ये नोट्स हैं, ये आज ही मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। ये यहाँ 4 तक तो हम 4 पे हम ऑलरेडी हैं, 1 2 3 ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, 4 पे हम ऑलरेडी चल रहे हैं। मैं सारे आपके साथ में आज शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो पहली चीज है कि आप जितने भी ये इफ वाली प्रैक्टिसेस हैं ये अच्छे से करें, और इसके बाद फिर हम आगे नया पार्ट इसमें कवर अप करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। यस सर। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हम कंटिन्यू करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के साथ में। ठीक है। यस।